गुज़िश्ता 18 बरसों से किताबों की बैनुल-अक़वामी नुमाइश का इनेक़ाद कराची के एक्सपो सेंटर में किया जा रहा है। इस साल किताबों की 18वीं आलमी नुमाइश का इनेक़ाद 14 से 18 दिसंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में किया गया। इस किताब मेले में अदब शनास ने भी अपनी एक नशिस्त का एहतमाम बुक फेयर के एक्टिविटी लाउंज में किया। अदब शनास के लिए ये पहला मौका था कि कराची और लाहौर में बैक वक्त नशिस्त का एहतमाम किया गया। लाहौर में अदब शनास की रूह रवां मोहतरमा आमना एहसन ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि कराची में जावेद अहमद जाग साहब और अज़हर अज़मी साहब ने प्रोग्राम की निज़ामत संभाली। अस्सलामुअलैकुम जी। अदब शनास की इस महफ़िल का अब हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। आवाज़ आ रही है जी। अदब शनास की आज की महफ़िल का अब हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। आज की महफ़िल कई हवालों से मुनफ़रिद है। पहली बार ऐसा कि कराची और लाहौर में दोनों शहरों में बैक वक्त अदब शनास हो रहा है। लाहौर में आमना कंडक्ट कर रही हैं अपने दोस्तों के साथ, और कराची में मैं यहाँ मौजूद हूँ अपने साथियों के साथ। तो ये एक बड़ी एक अचीवमेंट हमारे लिए करके कि दो शहरों में एक साथ अदब शनास का होना। फिर दूसरी बात, आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है किताबों के हवाले से, और किताबों के दरमियान इस वक्त हम एक्सपो बुक फेयर में मौजूद हैं। हज़ारों लोग इस वक्त नीचे अंडर द रूफ मौजूद हैं, और बहुत सारे राइटर्स भी मौजूद हैं जो यहाँ पर भी तशरीफ़ लाएँगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा गगन शाहिद साहब का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम यहाँ पर अपने महफ़िल रख सकें। अच्छा, हमारी महफ़िल जो है वो बड़ी सिंपल सा इसका एक फॉर्मेट होता है कि हम एक किताब लाते हैं और उस किताब के राइटर का और उस किताब के मतन के हवाले से कुछ बात करते हैं और उसके एक दो पैराग्राफ्स पढ़ते हैं। तो बाकायदा मैं नशीस का आगाज़ कर रहा हूँ, और मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ हमारी बज़म की सबसे चुलबुली खातून मोहतरमा फ़रज़ीन लहरा साहिबा को। वो आज गुलजार को लाई हैं, और गुलजार की कौन सी किताब पढ़ रही हैं और कौन से इदारे की शाये क्या वो किताब पढ़ रही हैं, वो तारुफ देगी प्लीज़ फ़रज़ीन। ये बचपन से ये है। बहुत पड़ेगा फर्क, क्या नहीं पड़ेगा बस। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल की याद ताज़ा हो गई। स्कूल में भी यही होता था, और अक्सर किसी भी प्रोग्राम की सदारत मुझसे ये नहीं जाती थी कि भाई आपको नजर ही नहीं आती जब यहाँ खड़ी हो जाती है तो। और फिर ऐसे ही ये हमारे नेबर में कहते ना कैसे पाटले हमको देते थे जिसके ऊपर चढ़ के हम खड़े हो सके। खैर कोई बात नहीं, अब सब तो मैं जितनी नजर आ रही हूँ इतनी काफ़ी है। आज मैं जो किताब आप सबके सामने लेकर आई हूँ उसका नाम है गुलजार की नज़्में, ग़ज़लें, गीत, तरवीनी और तराना। ये किताब है। इस किताब की खासियत ये है कि ये इनका एक स्पेशल एडिशन है, जिसे वो अपना गोल्डन एडिशन कहते हैं। इसमें पूरे गुलजार समोए हुए हैं, इनके गीत, इनकी नज़में, इनकी तरवीनियाँ, इनके हाइको, हर चीज़ इसके अंदर गुलजार की मौजूद है। और ये छापी है जनाब बुक ऑनर ने। अच्छा, इस किताब की एक और ख़ासियत जो मैंने महसूस की वो ये कि जब आप इसकी ज़ख़ामत को देखते हैं तो ये अच्छी खासी मोटी सी किताब है, लेकिन इसके बावजूद इसका वज़न नहीं है इस किताब का। हाल ही में मैंने एक मशहूर सा नावल ख़रीदा, और वो भी कुछ इतना ही मोटा ताज़ा था, लेकिन वो मेरे हाथों पे बहुत ही बोझ सा था तो मैं थोड़ी देर पढ़ के उसको रख देती थी। लेकिन अब मैंने जब उसका मुवाज़ना किया तो पेजेस तो उसके भी इतने ही हैं, लेकिन वो पेपर की कौन सी क्वालिटी है जो बुक ऑनर इस्तेमाल करता है, और क्या इनकी तबात है कि ये बिल्कुल भी हाथों पर वज़नी महसूस नहीं होती। तो किताब मैंने आपको दिखा दी है, और वैसे तो इसका हर कलाम ही ऐसा है कि इस पर बात की जाए, लेकिन मैंने जो एक ऐसी नज़म है इनकी जिसने मुझे कुछ अंदर तक झंझोड़ के रख दिया, मैं उसके बारे में आज आपसे बात करना चाहूँगी। नज़म। हेलो जी। तो सिलसिला फिर से वहीं से जोड़ते हैं। गुलजार की नज़म की हम बात कर रहे थे। जो नज़म मैं आज आप सबके सामने पेश करने वाली हूँ उसका नाम है कुएं में घूम के घुघी बाहर निकली है। आपको पता है घुघी किसको कहते हैं पंजाबी में?
फाख्ता को कहते हैं, है ना जाफरी साहब? तो कुएं में घूम के घुग्गी बाहर निकली है, परों पे पानी के कतरे हैं, एक पीपल का अक्स गिरा है पानी में, उस पेड़ पे जाके बैठना है। कुएं में घूम के घुग्गी बाहर निकली है। अब मैं अगर आपको सिर्फ यहाँ तक के नज़म के हिस्से के बारे में बताऊं तो हम इसे इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि वो एक ऐसी लड़की थी जो रस्म और रिवाज की जंजीरों से बंधी हुई थी, बहुत कुछ कर सकती थी और बहुत कुछ करने के ख्वाब भी देखा करती थी। नित नई दुनिया उसे अपनी तरफ खींचती थी। उसे लगता था कि बाहर की दुनिया बहुत हसीन है और घर वाले उसे नहीं समझते। ना वो किसी की सुनती थी ना उसे किसी और की सुनती थी। उसे बस बाहरी दुनिया में कदम रखना था, वो दुनिया जो उसे सोशल मीडिया पर नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर एक और ही दुनिया उसने देखी। एक आम सी लड़की ने सोशल मीडिया के चकाचौंध जो देखी थी। अब दोबारा से इस नज़म को मैं आपको पहले से सुनाती हूँ कि कुएं में घूम के घुग्गी बाहर निकली है, जिसका मतलब ये ऐसी लड़की जिसने सोशल मीडिया को देख लिया है, अपनी आम सी जिंदगी अब उसे बोर लगने लगी है। परों पे पानी के कतरे हैं, एक पीपल का अक्स गिरा है पानी में। इससे आप ये कह सकते हैं कि जो हम मोबाइल में जो टिकटॉकर्स होते हैं और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनकी जो चकाचौंध वाली जिंदगी हम देखते हैं, तो वो जो आम सी लड़कियां घर में रह रही होती हैं हम जैसी, उनकी नज़र में कुछ और ही दुनिया होती है। उन्हें लगता है कि हम जहाँ रह रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है, जिंदगी तो ये जी रही है। अब वो उनकी भी चाह होती है कि वो भी ऐसी जिंदगी जिए, तो कहते हैं कि उस पेड़ पे जाके बैठना है जो जो पानी में नजर आ रहा है, क्योंकि कुएं में घूम के घुग्गी बाहर निकली है। अब क्या होता है कि वो लड़कियां उस तर्ज जिंदगी को अपनाने की बार बार कोशिश करती हैं, बार बार चाहती हैं कि हम भी इस तरह हो जाएं, हम भी इनकी तरह इस तरह निकल जाएं। तो गुलजार साहब कहते हैं, बार बार जाती है लौट के आती है, जिस पीपल पर बैठी है वो, उसको धूप बहुत लगती है, तेज हवा में उसकी शाखें डोलती है, तिनके रखती है तो सब उड़ जाते हैं। इस पीपल की गूंजनियां सूखी हैं और कांटे चुभते हैं, सोते जागते बाज और चीलों से भी जी घबराता है। कुएं में घूम के घुग्गी बाहर निकली है। यहाँ तक की नज़म का मैं आपको बताऊं तो अब जो वो लड़की है उसे अपने घर के रस्मों रिवाज पाबंदियाँ कितनी बुरी लगने लगी हैं। भाई टोकते हैं बाहर आने जाने से, अब्बू को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं क्यों रात देर तक बाहर नहीं रह सकती। ये बिल्कुल वही है जो एक फाख्ता जो है वो कुएं की ठंडक महसूस करके और कुएं के पानी में जो पीपल का अक्स नजर आ रहा है, जो कि पीपल का अक्स है लेकिन उसे लगता है कि नहीं वो पीपल का दरख्त है और वो उसी के अंदर जाकर बैठना चाहती है। अब वो कुएं की तारीफ बता रही है, जैसे कि वो बाहरी दुनिया की तारीफ बताते हैं कि कुएं के अंदर ठंडक भी है, तेज हवा के झक्कड़ से महफूज भी है। कुएं में घुग्गी को अपनी आवाज भी कितनी साफ सुनाई देती है। कैसे पार करेगी वो इस कुएं का पानी और वहां तक पहुंचेगी। बार बार वो पानी छू के पंख भिगोकर लौट आती है। सोच रही है शायद डूब के जाना होगा, एक बार तो अंधाधुंध वो कूद पड़ेगी, पंख यही रह जाएंगे पानी के ऊपर और वो पार निकल जाएगी। अब आपको समझ आया कि जो मैं आपको अफसाना या जो मैं आपको एक लड़की कैसे बता रही थी कि किस तरह वो अंधाधुंध सोशल मीडिया की जो तकलीफ होती है उसको वो कैसे अपना घर खराब कर लेती है। तो मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ इस किताब को। ये है गुलजार की किताब नज़्में गज़लें गीत तर्जीमी तराजुम, ये इनका गोल्डन एडिशन है और इसके अंदर जैसे कि मैंने पहले कहा कि पूरे गुलजार समोए में है। आज यहाँ पर मौजूद भी है ये किताब, तो आप चाहें तो ले सकते हैं, बुक ऑर्डर की है। थैंक यू। आइए अब कुछ देर के लिए लाहौर में मुनक्किदा अदब शनास की नशिस्त में चलते हैं, जहां आमना एहसन साहिबा मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना एहसन। आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले तकरीबन 3 साल से अदब शनास के नाम से एक नशिस्त का एहतमाम करती हूँ मंथली, और इस बार हमारी खुशनसीबी है कि हम ये जो नशिस्त है ये लाहौर और कराची में बेक वक्त कर पा रहे हैं एक ही दिन, यानी कि जिस दिन का आगाज़ हो चुका है। अभी लाहौर है, फेस्टिवल था वार्ड सिटी का गवर्नमेंट का, उसमें परफॉर्म किया है। और उसके अलावा रेगुलरली हम लोग जो है वो पोलो मीडिया है
अपोजिट का इधर मुस्लिम टाउन में, तो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। 23 दिसंबर को भी हमारी परफॉर्मेंस है, तो आप में से जिनके पास है वो ज़रूर आइएगा। और कुछ लिखने का भी शौक है। परफॉर्मेंस हमारी जी उर्दू अदब और शायरी दोनों को कवर करते हैं। इसमें प्रोज भी है, पोइट्री भी है, गज़ल नज़म भी होती है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, हम ड्रामेटिक रीडिंग करते हैं। कई दफ़ा जो है वो बैकग्राउंड जो सीखी है उसको यूज़ कर लेते हैं, बट अक्सर औक़ात हम लाइव म्यूजिशियंस के साथ कर रहे होते हैं। इस दफ़ा भी जो हमारा है उसमें लाइव म्यूज़िक होगा, सरोद है और बांसुरी है। अभी मैं आज पोस्ट हो जाएगा वो, तो मैं आप लोगों से अदब शनास वाले ग्रुप में भी शेयर कर लूँगा, तो आप लोग ज़रूर आइए। मैं ऐड कर दूंगी सबको। तो वैसे तो उस तरह की महफिलों में अपना पढ़ने का कम मौका मिलता है, तो मैं एक छोटी सी नज़्म है वो कुछ बताया कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं होगा। तो ये एक नज़्म है, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। क्या तुम ये जानती हो है मेरे जीवन के हमराही, क्या तुम ये जानती हो है मेरे जीवन के हमराही, तुम्हारी ज़ात हर एक बात खिलते सा चेहरा जो अपनी मुस्कुराहट से जहां में रोशनी कर दे, मेरी ज़ात के हर एक पहलू और गुलशन को नए एक रंग में रंग दे। कभी आहट सी जो एक हो, सितारा आंख जो नम हो, मेरे दिल में उतरती हो ये क्या जादू सा करती हो। तुम्हारी ही तमन्ना है मेरे इस घर की खुशियों में, तुम्हारी ज़ात है महवर मेरी इस जिंदगानी का, तुम्ही आगाज और अंजाम हो दिल की कहानी का। तुम्हारे वास्ते सब कुछ लुटाया तो तुम्हें पाया, तुम्ही मेरी जवानी और जीवन का हो सरमाया। मगर एक बात कहनी है, मगर एक बात कहनी है, अगर सुन लो तो अच्छा हो। मोहब्बत मिल ही जाती है मगर जज्बा तो सच्चा हो। वाह। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। तुम ही तुम हो मेरी आंखों मेरी बातों, मेरे होठों पे जो एक नाम है बस तुम्हारा है। क्या सच में ये मोहब्बत है जो ताकत और तवाजुन के नए रंग में लिपटी तुम्हारे लफ्ज़ सुंदर से, जो बिन बादल कभी बरसे तो रूह में जल तरसी, मगर फिर भी उमंग सी हो, न जाने क्यों ये जी चाहे मोहब्बत फिर से हो जाए। मगर अब के मोहब्बत पर मोहब्बत का ना हो साया, मैं खुद में जज्ब होकर जो खुदी में डूब जाऊं तो मोहब्बत खत्म हो जाए। बस एक मेरा जुनून बाकी रहे और फिर मोहब्बत हो, और अब के जो मोहब्बत हो तो सब रंगों का एक रंग हो। वाह। इंफोटेनमेंट की दुनिया के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इंफोटेनमेंट पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। कराची में जारी अदब शनास की नशिस्त से दोबारा राब्ता जोड़ते हैं, देखते हैं जावेद अहमद जाग साहब ने किनको मदऊ किया है। बहुत शुक्रिया फजीम, माशाल्लाह बहुत ही रवानी के साथ आपने गुलजार को बयान किया। और मैं अगली पढ़त के लिए दावत दूंगा हमारे नौजवान आमिर अज़बी भाई को। आमिर अज़बी भाई आज क्या पढ़ रहे हैं और 2 किताबें लाए हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जिक्र है बुक कॉर्नर की किताब, और मुझसे पहले जिन साहिबा ने पढ़ा वो गुलजार के बारे में पढ़ा, तो ये 2 लफ्ज़ एक साथ मेरे लिए एक अकीदत की तरह हैं कि गुलजार साहब ने जो मुझे अपनी किताब तोहफे में भेजी थी वो बुक कॉर्नर की थी। तो ये 2 बातें जो एक साथ सुनने में मिली, बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये कि आज जिस नावल से मैं टुकड़ा पेश करने जा रहा हूँ वो अली अकबर नातिक साहब का है, कमारी वाला। अली अकबर नातिक साहब नावल की दुनिया में उनका एक बड़ा नाम है। अब उनके बारे में जो लिखा गया है पहले मैं वो पढ़कर सुनाता हूँ आपको। अली अकबर नातिक एक अनोखा शख्स,
पंजाब की ज़रखेज़ ज़मीन से उगा ज़रखेज़ शख्स, कभी सादा तो कभी पेचीदा, गाहे शोला गाहे शबनम, हल्का यारा में अब्रेशम और मारकर हक को बातिल में फौलाद की अमली तफसीर। एक लम्हे सबका दोस्त अपना दुश्मन, दूसरे लम्हे सबका दुश्मन। अपना दोस्त जवाहिर की मानंद कीमती और नायाब, अलबत्ता दोस्तों के लिए अर्जा और मयस्सर। अगर उससे पूछा जाए कि वो क्या पसंद करेगा कि आने वाले उसे कैसे याद रखें बतौर अदीब या शायर, तो अगलब इम्कान है कि वो बोल उठेगा गुलाम अली। ये हम्मा सख्त मतलून मिजाज सिमाबी पारा नुमा आदमी इस दौर में अपनी तर्ज का वाहिद आदमी है, एक अनोखा शख्स। अली अकबर नातिक साहब लिखते हैं, दादी का जनाजा उठने ही वाला था कि मैं पहुंच गया। तमाम लोग कह रहे थे कि खुदा को मंजूर था कि मैं उसके जनाजे पर ज़रूर पहुंचूं, इसीलिए उसे दफनाने में इतनी देर हुई। मैंने पहुंचकर अपनी दादी का मुंह देख लिया। मेरी दादी सफ़ेद लट्ठे में ऐसे पड़ी थी जैसे बच्चा पैदा होने के बाद सफ़ेद कपड़े में लपेटकर चारपाई पर लिटाया जाता है। मैं उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, मगर मुझे चारपाई के इर्द गिर्द बैठी औरतों ने रोक लिया। दादी अम्मा ज़ैनब के चेहरे से लट्ठा हटाया। मैं उसे कफन हरगिज़ नहीं कहूँगा। उसके पुरसुकून चेहरे पर अपना मुंह रख दिया और देर तक रोता रहा। तब कुछ औरतों ने मुझे बाजों से पकड़कर दूर जाकर बिठा दिया। मेरे वालिद ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। फिर हम दोनों बाप बेटा जी भर कर रोए। उसके बाद जनाजा उठाकर ले चले और मैं जनाजे के साथ साथ कभी रोता जाता, कभी दौड़ पड़ता। दादी अम्मा की एक एक बात वक्फों के साथ साथ अगले पिछले ज़मानों के दिलो दिमाग में रिप्ले हो रही थी। जनाजे के लिए हमने हाजी फिरकस अली को शहर से बुलवाया। उनके यहाँ आकर जनाजा पढ़ने में यूं तो कोई दलील नहीं थी, मगर मुझे एक हौसला ज़रूर हुआ था। हाजी फिरकस अली मगरिबीन पढ़ने के बाद वापस चले गए और मैं दोबारा आकर उस चारपाई पर लेट गया जिस पर मेरी दादी लिखती थी। मेरी अम्मी रह रह कर बैन करती थी और वालिद साहब पर एक खामोशी छाई हुई थी। अब मैं एक नज़्म फैज़ साहब की सुनाना चाहूँगा और ये ट्रिब्यूट है मेरे उस्ताद निज़ामुद्दीन साहब के लिए। फिर कोई आया दिलेज़ार, नहीं कोई नहीं, राहरो होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का वो बार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक में धुंधलात ये कदमों के सुराग। गुल करो शम्मे, बढ़ा दो मयो मीना वया, अपने बेखाक किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। शुक्रिया। अच्छा भाई, बहुत उम्दा पढ़ा आमिर भाई आपने, और फैज़ की नज़म बड़ी उम्दगी से सुनाई। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं गगन शाहिद साहब और उनको मुसलसल कॉल जा रही हैं, वो कभी भी हमें छोड़ के जा सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इससे पहले आकर कुछ अदब शनास के हवाले से और आज की महफिल के हवाले से दो लफ्ज़ यहाँ पे आकर प्लीज़। थैंक यू सर। आपका गुड नेम? जावेद अहमद। बहुत शुक्रिया जावेद अहमद साहब आपका। माशाल्लाह, मैं जब भी देखता हूँ ये अदब शनास की आपकी महफिलें तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिस पर हम अदब पर बात करें, किताबों पे बात करें, मुसन्निफ़ीन पे बात करें और मतलब जिस किताब पर गुफ्तगू हो रही है उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाए। तो ये बहुत खुशाइंद है और जिसने भी ये सिलसिला शुरू किया है वो दाद का मुस्तहिक है और मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला यूं ही रवा दवा चलता रहे, क्योंकि जब भी मैंने इनके प्रोग्राम्स को देखा है तो एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है कि ये हर मौजू की किताब को लेते हैं, यानी कोई एक मखसूस मौजू नहीं इन्होंने रखा हुआ कि इसी की किताबें होंगी तो उस पर तबसरे होंगे। और तबसरे करने वाले लोग भी बहुत अच्छे इन पर राय देते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी किताब पढ़ी होती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो सही तबसरा होता है किताब पर
वो उसी वक्त होता है जब किताब में रीडर ने पूरी पढ़ी हो और उसका मुकम्मल जायज़ा लिया हो। तो आप सब मेरे लिए मेरे नज़दीक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आप सब दोस्तों की वजह से ही ये सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला कामयाबी के साथ चल रहा है। सबसे अहम बात यह है। तो मेरी बहुत नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं आप सबके लिए। ये सफ़र यूं ही जारी रहे। बहुत शुक्रिया। आइए एक बार फिर लाहौर चलते हैं और अदब शनास के मज़ीद कुछ साथियों को सुनते हैं जो नहीं जानते वो। मैं सारा नकवी अपनी बुक के हवाले से एक छोटा सा इक़्तिबास सुनाना चाहूँगी। बुक बेसिकली गुलजार की डिफरेंट पोइट्री और राइटिंग्स के बारे में है और मैंने एज ए साइकोलॉजिस्ट उनका साइकोलॉजिकल रिव्यू दिया है। ख़ास तौर पे जो मूवी इजाज़त जिन लोगों ने देखी है उनको ये बुक पढ़ने का ज़्यादा मज़ा आएगा। एक छोटा सा इक़्तिबास है। बाद बरसों के यूं मिलें जैसे एक इतवार कभी यूं भी मनाया जाए और सब कामों से छुट्टी लेकर पूरी की जाए सफाई घर की। छोटी छोटी सी कई रंजिशों के जाले लगे हैं खिड़की के टूटे हुए कांच से अब सबकी सब चटकी हुई शक्लें नजर आती हैं। दर्द दहलीज की थोड़ी सी मुरम्मत कर लें। कुछ गिले चुपके हुए हैं, कुछ गिले चिपके हुए हैं जो उतरते ही नहीं। दाग कुछ नफरतों के फैलते रहते हैं हमेशा। रोशनी खुद की दीवारों को उजला कर लें। सारा बताने लगी, एक बात और है, हर कहानी के बहुत से रंग होते हैं। आपको कौन सा रंग नजर आएगा ये आपके अंदर के रंग पे मुनहसर है। जिंदगी की किताब के कुछ बाब इंसान कभी बावाज़ बुलंद दोबारा नहीं पढ़ना चाहता और कुछ सफ़हात को आपस में जोड़ देता है ताकि उन पर नज़र भी ना पड़े। इजाज़त देखने वाले को ऐसे ही महसूसात से गुजारती है जहाँ लगता है कि नाज़िर खुद एक अनजाने से दर्द और अधूरी मोहब्बत के किसी एक किरदार में मौजूद है। साईं बशीर के आस्थाने पर ये वो जगह है जहाँ हमारी सिटिंग हुआ करती है। साईं बशीर के आस्थाने पर दीवार पर चस्पा एक जुमले ने गुफ्तगू का रुख गुलजार की इजाज़त की तरफ मोड़ दिया। सारा कहने लगी, मुझे लगता है कहानी लिखना भी मौसीकी जैसा है। ज़्यादा ऊंचा सुर लग जाए तो फिर दुरुस्त लम्हे में सांस तोड़े बिना वहाँ पर उसे संभालना ज़रूरी हो जाता है, वरना सारी खूबसूरती गलती बन जाती है। कहानी के सुर ताल सजाने में गुलजार का जोड़ है। ये एक सफ़र मैंने बुखारा का किया था। उसकी मैं आखिरी चंद लाइनें पढ़ देता हूँ, फिर कुछ और एक दो पढ़ देता हूँ। मैं सारा दिन का थका मशहूर ज़माना ख्वाजा नसीरुद्दीन के काशी के बने मुजस्समे के साथ आकर बैठा हूँ। लबे हौस के तालाब किनारे कुछ नकली ऊँट बामुताबिक असल बैठे हैं। लगता है कि काफिला अभी अभी पहुँचा है जो क़याम के लिए यहाँ ठहर गया है। बुखारा का सूरज ढल गया है। इन कदीम इमारतों पर मुख्तलिफ जावियों से रंग बिरंगी रोशनियाँ डाली जा रही हैं। रंगीन टाइलों वाली इमारत के सामने नौ ब्याहता जोड़े का फोटोशूट हो रहा था। दूल्हा पेंट कोट में और दुल्हन मगरबी तर्ज के सफ़ेद लिबास से आरास्ता है। वक्त बदल गया है। एक वो वक्त था जब ये तजारत का मरकज़ था। हिंदुस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के हर तजारती काफ़िले में इस मकाम पर ठहरना होता था। सैकड़ों कारवां सराय यहाँ मौजूद थी। इल्म और रूहानियत का मंबा था। मदरसे और खानकाहें आबाद थी। सिलसिला नक्शबंदिया के सूफिया हों या इमाम बुखारी के हल्के दर्स में बैठने वाले असातिज़ा और तलबा, सब यहाँ से फैज़ पाते थे। रात काफ़ी भीग चुकी थी। मैं लबे हौस के पास कारवां सराय के कहवा खाने में बैठा हूँ। यहाँ मेज़ कुर्सी के बजाय लकड़ी के तख्त हैं जिन पर कालीन बिछे और गाँव तकिए लगे हैं। मैं भी चारदानों यहाँ बैठ जाता हूँ। खुश मज़ा कबाब और खुशबूदार सुनहरी कहवा मेरे आगे रखा है। मैं सोचता हूँ कि बुखारा इस्लामी तारीख़ के सफ़र का अहम तरीन पड़ाव है। ये शहर अपने इल्म फ़न की बुनियाद पर करतबा और बगदाद का हमपल्ला था। तसव्वुफ़ और रूहानियत में ये मकाम कि इस शहर को अदब से बुखारा शरीफ कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मैं पैदा तो हिंद में हुआ हूँ मगर मेरी आँख बुखारा, काबुल और तबरेज़ की खाक पाक से रोशन है। मेरी खुशनसीबी कि मैं इस शहर खुशासान में आ पाया।
जिस तरह कुछ खुशबुएँ ज़िंदगी भर साथ रहती हैं, इस तरह कुछ यादें भी सारी उम्र पीछा करती हैं। अब मुझे भी इस शानदार और अपने तर्ज के मुनफरद शहर की याद के साथ ज़िंदा रहना है। एक याद है कि दामन दिल छोड़ती नहीं, एक बेल है कि लिपटी हुई है शजर के साथ। साहिल और किनारे, साहिल और किनारे गुम और फिर सारे के सारे गुम, साहिल और किनारे गुम और फिर सारे के सारे गुम। आँख खुली मंजर खाली, खुशबू फूल नजारे, एक ही मोड़ गलत मुड़ बैठे और फिर रास्ते सारे। अब ना वो दालान न आंगन, हो गए चांद और तारे, फलक शगाफ मकान है अरसू, गलियां और चौबारे, कांच के रिश्ते चुनते चुनते कर बैठी हूँ प्यारे को, कांच के रिश्ते चुनते चुनते कर बैठी हूँ प्यारे को, हर्फ सुखन की बात कहाँ, गजले गीत हमारे को, साया बनकर रहने वाली शाम हुई तो सारी, दुख के जंगल फलते देखे, सुख की नदियां धारे को। वैसे तो शायर के बारे में कहते हैं, से कहते हैं शायद, एक सराइकी मेरी डायरी एक सराइकी आपको अगर किसी को समझ आए तो वो जरूर सुनाना चाहूंगी। पिछले दिनों हाल ही में लिखी है, अगर समझ आया ऐसा मुख्य तस्से लोग हंसे, ऐसा मुख्य तस्से लोग हंसे, वो तो मूंछ तेरी भी खा दी, सबको जख्मी करके छोड़ देते, सारी नूनू चित चला रही, निसी जीवन जोगा छोड़ा हूँ, सारी जिंदड़ी घोली खा गई है, क्यों गैर दे डरते बन बैठे, तेरे चुल्ली ऊंधी भाग गई है, सा मुक्सन मूंज तदा मुक्सी, इंजा रोग अबलड़ा ला गई, सारे जीवन दा हुण क्या मतलब, सारे जीवन दा हुण क्या मतलब, तेरी याद जहर छुड़ा गई। बस ठीक है। अरे यार एक रास्ता एक मोड़ गलत, एक ही मोड़ गलत मुड़ बैठे और फिर रास्ते सारे, कांच के रिश्ते चुनते चुनते कर बैठी हूँ प्यारे को। बहुत ही अच्छा। एक राव रशीद थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में, अहिली पंजाब थे, तो उन्होंने किताब लिखी थी जो मैंने देखा, उसमें उन्होंने भुट्टो के दौर के कुछ वाक़यात बताए, जिसमें मैंने बुक रिव्यू बनाया था। तो नीचे लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि भुट्टो गद्दार था, भुट्टो ने इधर हम उधर कहीं कह के तो वो पाकिस्तान तोड़ दिया। फिर मेरे दिल में तो था कि भुट्टो ने ये नारा नहीं लगाया था, ये अब्बास अतर साहब ने, अब्बास अतर साहब साफ़ी हैं, उन्होंने ये उनकी गुफ्तगू सुन के तो इसकी सुर्खी ये लगाई थी। तो उन्होंने अब्बास अतर साहब की भी किताबें कहाँ गए वो लोग, उसमें उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि ये सुर्खी मतलब मैंने अपनी तरफ से अखज़ की थी, भुट्टो ने ये बात नहीं की थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि अच्छा फिर अगर ये हुआ तो भुट्टो से ये बात मंसूब क्यों हुई। तो उन्होंने उसकी भी पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री ये है कि शेख मुजीबुर रहमान ने 1966 में 6 नकात अपने पेश किए थे, उसमें सूबाई खुद मुख्तारी की बात थी, और वो इस हद तक सूबाई खुद मुख्तारी चाहते थे कि हर सूबा अपनी कौम भी बना सकता है, अपनी मलेशिया बना सकता है। फिर उन्होंने एक बात की थी कि जी जो करारदाद पाकिस्तान 1940s में मंजूर हुई थी, उसके तहत आइन बनाया गया। अब उसमें था कि ये ना फेडरेशन होगी, मतलब हर सूबे की मर्जी होगी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो वो मनसूख अंदाज में उन्होंने ये बात की थी, तो लोगों ने कहा कि आप तो ये चाहते हैं कि जो सूबा चाहे, जैसे सूबा से आज चाहे कि मैंने नहीं पाकिस्तान के साथ रहना। तो वो 6 नकात के खिलाफ एक ठीक ठाक फजा बन चुकी थी मगरबी पाकिस्तान में। मशरकी पाकिस्तान में इसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा। तो जब इलेक्शन हुए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान से अक्सरियती नशिस्तें लीं, तो उन्होंने कहा कि अगर शेख मुजीब ने हुकूमत बना ली तो वो तो अपने 6 नकात की बुनियाद पे आइन बना लेंगे, जिससे वो पाकिस्तान टूट जाएगा। तो वो चाहते थे कि आइन में कम अज़ कम ये वाली शेख वो ना शामिल करेंगे, आइन की असास की सूरत में वो 6 नकात से पीछे रहते हैं। और वो उन्होंने कहा था कि शेख मुजीब के अहद में ऐसे बनाऊंगा, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप
वहाँ आपको अक्सरियत मिली है, वहाँ के लोगों ने 6 नकात यहाँ पे वोट दिए, तो यहाँ हमें अक्सरियत मिली और यहाँ के लोगों ने 6 नकात के खिलाफ वोट दिए। तो ये वो बात थी जिसको वाजपेयी साहब ने लिखा था इधर हम उधर तुम, और ये फिर अभी तक भुट्टो के लिए एक ताना के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो किताब है जो आज जिसका मैं आपको रिव्यू दूंगा, ये है 71 के रोज। ये जहाँ आ रहा है इमाम साहब ने लिखी है, ये जिस वक्त 1971 में और 1970 से ऑपरेशन हो रहा था, ये बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, राइटर थी, रेडियो पाकिस्तान में भी काम करती थी। तो ये उनकी रोज की डायरी है, और ये पढ़ के हमें पता चलता है कि जिस वक्त वो ये सब हो रहा था 1970 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक, तो उस वक्त बांग्लादेश के लोग क्या सोच रहे थे। तो ये पढ़ के यानी है तो ये सिर्फ ये डायरी जिसमें रोज मतलब किसी दिन उन्होंने लिखा कि जी आज फलां जो है ना वो जगह पे कर्फ्यू लगा दिया गया, आज ये हुआ। तो वो पढ़ के हमें ये एहसास होता है कि वो लोग वहाँ पे क्या सोच रहे थे। तो इनके 2 बेटे थे, और वो एक बेटा था, वो कहता था कि आप ये जो है ना जो मिराजा खान ये हमारे साथ सिंसियर नहीं है, ये हमें कोई हुकूक नहीं देंगे। तो ये इनका दूसरा बेटा, और ये खुद कहती थी कि नहीं इंतजार करो। तो फिर वो जैसे 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 असेंबली की तारीख का ऐलान होता था, फिर वो असेंबली इजलास की तारीख मुलतवी कर दी जाती थी। इनका बेटा फिर मुफ्ती बानी में शामिल होकर वो पाक फौज के खिलाफ उसने रेजिस्टेंस दी और मारा नहीं गया। इनका दूसरा बेटा रहा। फिर जो इनके मियां थे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऐसे थे, लेकिन जो उनकी तरफ की कहानी पढ़ते रहे ना, तो एक बहुत ज्यादा अफसोस भी होता है कि वो लोग उस वक्त भी किस कदर हमसे नफरत करने लग पड़े थे, और उसकी वजूहात भी गलती हमारी थी, हमारा अपना कसूर था। एक तो ये मालूम होता है। दूसरा ये किताब पढ़ के अंदाजा होता है कि जो मतलब एक रेजिस्टेंस थी जो मुफ्ती बानी की, उस पर पाक फौज ने बड़ा मुनासिब काबू पा लिया था। अगर भारत उनकी मदद ना करता और भारत अगर हमला ना करता, तो पाक फौज इस रेजिस्टेंस को क्वैश करने में कामयाब हो ही गई थी। तो भारत ने भी हमला कर दिया, उसके बाद फिर हालात खराब हो गए। तो इसलिए मुझे ये किताब बहुत ही ज़्यादा, यानी एक तो इसको पढ़ते हुए बहुत दुख महसूस होता है, और दूसरा ये जो उस तरफ के लोग हैं उनकी एक बड़ी फर्स्ट हैंड जो है ना अकाउंट है वो उन सारे वाक़यात। तो इसलिए मैं आई मतलब जो वो तराने सुनते हैं और कहानियाँ सुनते हैं, वहाँ पे कुछ और और वो यानी कि ये चौके खुद एक मतलब समझ लें कि दानेश्वर भी थी। तो फिर ये लोग कोई गरीब भी नहीं थे, बहुत अच्छे लोग थे, इनके मियाँ एक अच्छी जॉब पे थे, लेकिन इनके बच्चे फिर वो किस तरह से कि शेख मुजीब को अगर वो हुकूमत नहीं दे रहे, दोबारा बार असेंबली का इजलास मुलतवी हो रहा है, तो इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। और फिर उस फ्रस्ट्रेशन में आके उन्होंने फिर मुफ्ती बानी में शामिल हो गए, हमारे ही फौजियों ने उन्होंने फिर मारा और सारा किया, उन्होंने भी इन्हें फिर मारा। तो ये सारी दास्तान है इसमें। वैसे दुख में पाक फौज को सिर्फ कारनामे के द्वारा याद किया गया है? नहीं, ये तो बांग्लादेश के देखिएगा तो इन्होंने तो पाकिस्तान फौज के खिलाफ ही बात की, एक वहाँ की शहरी की हैसियत से, ये एक तो एक बांग्लादेशी शहरी, ये मैंने इस बात से। आइए सिलसिला फिर कराची से जोड़ते हैं और सुनते हैं कि आज अज़मी साहब अपनी कौन सी चटपटी तहरीर हमें सुनाएंगे। अब महफिल को थोड़ा सा मज़ाक की जानब लेके जाते हैं और थोड़ा सा संजीदगी से निकालते हैं। तो इसके लिए करके हमारे पास जो बेहतरीन अक्सर फार्मूला है वो ये है कि अज़हर हुसैन अज़मी साहब को बुला लिया जाए। तो मैं दावत दूंगा अज़हर भाई को कि प्लीज़ वो आए और अपनी मखसूस परत का जादू लगाएं। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरे सीने पे कुछ तमगा सजाया जाता, लेकिन हमने माइक सजा दिया। ये मजमून में कुछ ऐसा पहले पढ़ चुका हूँ, आवाज़ साफ आ रही है आप लोगों को? ये मजमून में कुछ ऐसा पहले पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा पढ़ रहा हूँ क्योंकि लोग नए हैं। मजमून का उन्वान है शादी कर लीजो मगर सब्जी गोश्त न लाइयो। शादी कर लीजो मगर सब्जी गोश्त न लाइयो, दादा की पोते को नसीहत मगर हुआ हो। वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, तो जनाब ओल्ड क्लास की क्या ही बात थी। आबादी कम, रोड चौड़े और जिंदगी पुरसुकून थी।
कभी सफर भी जल्दी कर जाता था। समंदर किनारे आबाद कराची की आबादी बढ़ी तो दफ्तर आने जाने में घंटों लगने लगे। अब कराची वालों की आधी जिंदगी सफर में कट जाती है। छुट्टी का दिन हो तो सब्जी गोश्त लाने में, और फिर जो लाए उस पर सुननी अलग पड़ती है। एक सुनानी आप भी सुन लें। एक बात बताएं, ये आपके सारे भाई इतने चालाक और रहीम हैं, आप इतने बेवकूफ क्यों हैं? ये वो जुमला बल्कि हमला है जो बीवी कभी ना कभी बराह रास्त शौहर के दिलो दिमाग पर करती है। एक नुक्ते के फर्क से बात कहीं से कहीं निकल जाती है और मुझे स्टूडेंट लाइफ में बसों में लिखा ये शेर याद आने लगता है कि एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे और वो दगा पढ़ते रहे। मैं इंसानी जहानत को 4 खानों में तकसीम करता हूँ। पेशावराना जहानत, दफ्तरी जहानत। इसका पेशावराना जहानत से दूर पड़ेगा कोई वास्ता नहीं, ये होशियारियों की कहानी है। मुआशरती जहानत मतलब मुआशरे में लोगों से मिलना मिलाना। और घरेलू जहानत, मैंने बड़े से बड़े ज़हीन मर्द को घरेलू जहानत में नहीं पाया है। मैंने बड़े से बड़े ज़हीन मर्द को घरेलू जहानत में महीन पाया है। हमारे ऑफिस खुली है, पेशावर जहानत उन पर खत्म है, लेकिन घर जाकर वो खत्म है। उनकी बीवी शायद इंटर पास है, लेकिन साहब के घर में इंटर होते ही साहब की हर डिग्री फेल है। ऑफिस में सब उनकी बात बड़े गौर से सुनते हैं, लेकिन घर में वो सिर्फ सुनते हैं। अगर कभी बोलने की कोशिश करें तो एक ही जवाब आता है, आप तो बस चुप रहा करें। ये सब बातें कभी पता नहीं चलती अगर एक दिन उनके घर न चला जाता। अभी उनके घर जाकर बैठा ही था कि साहब की बीवी की आवाज आई, सुने मार्केट से सब्जी गोश्त की ले आए, वरना रात के पकने के लिए कुछ नहीं। साहब और मैं पहले सब्जी वाले की दुकान पर गए। पहले साहब ने 1 किलो आलू का कहा और एक एक आलू चेक करके तराजू में डालते गए। एक एक टमाटर को इस तरह दबाकर देखा जैसे थाईलैंड का मसाज कर रहे हो। प्याज को देखा तो सब्जी वाले से जलकर बोले तो फिर 2 मुंह की प्याज उठा लाया। सब्जी वाले ने कहा, सारा जोर 2 मुंह की प्याज पर चलता है साहब, जिसको देखो जो कहे लिए फिर रहा है उनसे कुछ नहीं कहते। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, हर चीज पर यही ध्यान पड़क रही, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान हरी रंगी गड्डी पर रहा। इस तरह चेक की जैसे 22 क्रास सोने की चेन खरीद रहे हो। मैं वाकई बड़ा हैरान था कि साहब सब्जियां खरीदने में जितनी अकलेजी करते हैं इतना जो किसान उन्हें उगाने में नहीं करते। मैंने उनके सब्जियाना इश्क को अकल पर परखने की बड़ी कोशिश की, मगर तर्जुमे में नहीं पाया। गोश्त की दुकान पर पहुंचे तो गाय की नंगी रान पर बेदरेखाना हाथ रख दिया। मेरी तरफ देखकर बोले, अगर गोश्त पर हाथ लगाने में चुपक ना हो तो समझ लो गोश्त प्रेशर का है। 1 किलो लिया तो 3 बार हो पाओगे। मुर्गी ली तो इरशाद फरमाया, 2 किलो से ज्यादा मुर्गी कटवाई तो फिर गोश्त में कोई जायका नहीं होगा, समझो रबड़ खा रहे हो। साहब मुझे मुतासिर किए जा रहे थे। मैं सोच रहा था ये पहला शख्स है तो दफ्तर और घर दोनों जगह काम का है। रास्ते में साहब से मिलाकर पूछ ही लिया, सब्जी खरीदने में एक एक दाने पर इतनी गहरी नजर, आप तो बड़े दाना शख्स हैं। बोले, सब्जी गोश्त खरीदने में सारी दानाई निकल जाती है। मैंने कहा निकल जाने से क्या वाले? बोले, घर चलकर खुद देख लेना। घर पहुंचते ही साहब मुझे ड्राइंग रूम में बिठा गए और खुद अंदर चले गए। गो के अंदर से आवाजें बहुत हल्की आ रही थी, लेकिन बंदा अगर ईमानदारी से कान लगाकर सुने तो सब समझ में आ जाता है। बीवी, आलू कचरे से उठा के लाए क्या? अरे नहीं, मैंने एक आलू को छाटा है। ये बताएं, आज किसी जलसे में जाने का प्रोग्राम है? मैं भला वक्त जाने लगा, ये टमाटर तो वही काम आएंगे, घर में तो किसी काम के नहीं। साहब सब्जी वाले ने सब बताया है, ताजा है, सुबह ही आया। बीवी, उसने कहा और आपने माना, चरागे सारे टमाटर तुम तुम्हारे हाथ भी लगाया तो सारी मार देंगे आप तो। मुझे अंदाजा हो गया कि बारी बारी सब्जी बरामद हो रही है। उसी तरह भाभी की लाइव कमेंट्स आते जा रहे हैं। आवाज आई, आप फिर सिंगापुर है, ये किसी काम की नहीं। मैं चौंक गया, ये कब और कैसे हुआ? भाभी ने लम्हा भर में मेरा शक दूर कर दिया। ये धुली धुलाई, फूली फूली, हल्के जल्दी माहिर रंग की अदरक बेवजह है। पाकिस्तानी अदरक जरा स्याही माहिर और सूखी सूखी होती। मुझे समझ में आ गया कि साहब को अदरक का भी ज्यादा इजरार नहीं।
ये समझ में आ गया कि साहब को अदरक का भी ज्यादा इलाज नहीं, और इस सिलसिले में जरा भी मुझे बिल्कुल झुंझात नहीं। भाभी ये चीजें दिल्ली के लिए आएंगे साहब, कैसी बातें कर रही हो, चाप का रोज 4 वर्ष के लिए। भाभी चाप से तक काप का लग रहा है, इससे ना लाचार रोज बन सकता है। भाभी के आगे जुमले के डरा दिया, अब तो उससे उसमें मजे नहीं होगा। मैंने सोचा क्या साहब काफी वगैरह भी खरीद रहा है। इसी शक्ल में था कि साहब बॉलीवुड रिसीव ले आए, कह रहा आपके निजामों से तरबदर था। मैंने आते ही पूछा ये उसने मुझे याद क्या लिया है। बोले मुर्गी। मैं तो ये कौन सा पूछ रहे तो मुर्गी से होता है। कुछ जगह मुझे देखते रहे और बोले असल में बेगम मुर्गी के सूप को उसने मलियत कहती है। जब गुस्साला उसकी तबीयत की हो तो सोचो मुर्गी का क्या हाल करती होगी। मैंने कहा आप लोग मुर्गों की बात कर रहे हैं, ये तो जिन को सुबह जाओ छुट्टी उछल देती हूँ। मैंने सोचा घर की यहाँ जाए। मैं जाने लगा तो बोले मेरे दादा ने मरते मरते एक ही बात कही थी। मैंने आपको कुछ ऐसे पूछा क्या? कहने लगे कहते थे शादी कर लीजिए पर सब्जी को उसमें लाइयो। एक हरी जमी गति बड़े से बड़े बंदे को जलील कर ला गए। अच्छा भाई अब मेरी बारी तो आ गई, मेरे तो हौस खुश मेरा दोनों खुश हो गए। ये आसान काम नहीं है, मैं बता दूं आपको, हंसना हंसना यहाँ हमारी हंसी नहीं और निकल रही होती है। मैं जनाब अब जहमत दूंगा शब्बीर से भरोसा को उर्दू के मुदर्रिस है और पिछले शायद 26-27 साल से उर्दू पढ़ा रहे हैं। दावत दूंगा जनाब शब्बीर हुसैन बलोच साहब को। सर इसमें सही आप ये हजरत भाई की बात पढ़ना का मुश्किल मामला होगा है, लेकिन चूँकि आए हैं तो आज के इस रस्म में जिक्र हो रहा था अफसानों का, तो अफसानी अदब के हवाले से एक बड़ा नाम है मोहतरम अली अकबर नाते साहब, जिनकी किताब आली में बुक कॉर्नर से मैंने परचेज की। अफसाने चूँकि उस्ताद की हैसियत से आए दिन हमें नौजवान नस्ल से वास्ता पड़ता है, तो वो हर चीज़ में मुख्तसर तलाश करते हैं और ये मुख्तसर कहानियाँ ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको ही बच्चों को कहते हैं कि आप इसमें से पढ़ लीजिएगा तो जरा उनको उर्दू का शौक पैदा होगा। अली अकबर नाते के मुताबिक कहना यही कह सकता हूँ कि अगर पंजाब की देही जिंदगी को जानना हो लिखना हो तो नाते साहब की किताबें उनके नावल हों अफसाने हों। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ बारी बारी, अब लोगों को दावतनामा दे रहा हूँ बारी बारी बुलाता हूँ पढ़ने के लिए। हाँ बस आइए। अब तो मेरे पास है, अब तो मैं बुलाऊंगा ना। ये मेरा मकामी शहर था। मैं इस्लामी हाई स्कूल में छुट्टी की दिन की बजते ही भागता हुआ गेट से बाहर निकल आता। यहाँ से 50 कदम पर विनर साहब था, उससे गुजर कर तारों वाले अड्डे पर आ जाता और बैठ जाता। बाद सवारियाँ कमाने के लिए काफी देर बैठना पड़ता। तारों वाला अड्डा 4 घंटे की मुड़ी और सारे का सारा मौसम था। टाइम बहुत कम है, बताया कल बताया शाम को, कल बताया इतने बजे के, आज प्रोग्राम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा ही ऊंची तांगे पर बैठा आदमी आसानी से उसे छू लेता है। गर्मियों में सुकूनों के साथ सोती बोरियां लटका कर उन पर पानी छिड़क दिया जाता ताकि हवा ठंडी होकर घोड़ों लगे। मैं तस्वीर नहीं कर रहा, आपने तस्वीर ले आप जिसमें किसकी तरफ से बुक चिड़ियों के चलखराने की सरसराहट देखो घोंसले से निकलकर दूसरे शहर पर बैठे। वहाँ 3-4 औरतें मौजूद थी। होटल मालगार में मिसियामत थे जिन पर इंडियन उर्दू और पाकिस्तानी पंजाबी फिल्में चलती। कोचवान और सब वक्त यहीं पर 30 पत्ती की चाय पी ₹1 के
वो फिर वो तो सफाई का आम आदमी की फौरन नाखुश हो जाए। मगर पहुंचवानों और बाजारों और पड़ोस की रिहायशों के लिए इसी लीग की भूमि जहनी आंसू थी। होटलें नींव अंधेरे में डूबी थी, नहर कम नीची छतों वाली थी, फर्श खड्डे की जमीनी सतह से 2 फीट नीचे उतर चुके थे। उनकी दीवारों और छतों पर घरों की टोने का काला प्लास्टर इस तरह छा हुआ था कि वहां जैसी भी तेज रोशनी की जाती वो उनकी अंधी महसूस होती। मट्टी के तेल से जलने वाले चूल्हों का मौत हर नए दिन उस अंधेरे और आमद में इजाफा कर रहा था। दीवारों पर इमाम आलमी, नूर जाम, दिलीप कुमार और पता नहीं किन किन अदाकारों जिनके ऊपर बड़ा बुलंदी पर पुराने आए थे, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह और दीगर इन सब के कोई नहीं किसी कमीज के काला कर दिया। और ये भी ना सोचा कि कम से कम मुसलमान को उसको से यूनिटी करेगा। सब कुछ छोड़ा महरान गांवों से हमारे इलाके से और थोड़े काम से हमारे गाँव का मेरा उससे मालूम तब हुआ जब सभी जमात के लिए मुझे बताना चाहिए और उसी किताबें को मेरा आना जाना है। स्कूल जाते और वहाँ से शाम के साथ वापस आते नहीं हो गए थे। उस दौरान उससे ऐसे वाक़यात सुनाए जो हैरान हो और वाक़यात किसी बड़े शहर में उसके साथ तो आपके पास में क्या रही थी शहर में जरूर जाए क्यों लेकिन मुझे उस वक्त शरीर गुस्सा आता है। सवालियों में ज्यादा कहानी थोड़ी बहुत अमीर है मसला हो गया था वो इनके पास सही रिकॉर्ड नहीं हुआ। असल में शब्बीर साहब हो, जाग साहब हो, मैं हूँ, कासिम हो, परवेज बिलग्रामी हो, ये वो लोग हैं जिन्हें किसी पटरे की जरूरत नहीं होती, नहीं चाहिए पटरी और पटरी से मजबूरी लोग जरूरी है इनके लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब तकलीफ थोड़ा अलग जरा बन जाए, कुछ मिजाज का पहलू भी निकल आए, क्योंकि मेरे अलावा लोगों ने पढ़ा है वो बहुत संजीदा पढ़ा है, क्योंकि कुछ लोग काफी तरह नीदर भी हो गए थे। अब मैं गुजारिश करूँगा अपने बहुत मोतबर, मुस्तनद और अच्छे पढ़ने वाले जिनको लोग सुनने के लिए मुश्ताक होते हैं, और शायद मैं अंदाजा नहीं कि मैं बुलाने वाला हूँ, ये बता दूँ आपको, मैं बुला रहा हूँ एजाज अहमद साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अज़मी साहब, वाकई मुझे नहीं यकीन था कि आप मुझे बुला रहे हैं। अगर महफिल में कुछ नए लोग हैं तो उनके लिए मेरा तारुफ हाजिर है। मैं एजाज अहमद खैबर पख्तूनख्वा जिला सवाबी से पठान हूँ, मुकम्मल पठान हूँ। तो अभी महफिल में इतने बड़े लोग मौजूद हैं कि मुझे अपना आप मज़ीद छोटा लगने लगा है, और कुछ जावेद साहब ने स्टेज भी अपनी लंबाई के हिसाब से रखी हुई है, तो हमें मज़ीद वो होना पड़ता है। मेरा तारुफ बहुत मुख्तसर है। ज़िंदगी हशरात पे तहकीक के लिए वक़फ़ की है, तो आप मुझसे हशरात के मुतालिक, सांपों के मुतालिक
और मतलब शहर के मुतालिक भी सवालात अभी पूछ सकते हैं या महफिल के बाद भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पे ग्रुप चलाता हूँ कीड़ों की दुनिया के नाम से, जहाँ पे मैं लोगों को हशरात के मुतालिक और सांपों के मुतालिक आगाहियाँ देता हूँ। ताल्लुक चूँकि अदब से दूर दूर तक नहीं है और हमेशा की तरह बेकिताब आता हूँ, लेकिन यह है कि बेअदब नहीं हूँ, थोड़ा बहुत उठक बैठक है, तो कभी कभार थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। तो मर्द हज़रात को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि अमूमन जो नमाज ईद होती है, जो क्योंकि साल में 2 बार होती है, तो अक्सर लोगों को उसका तरीका भूल चुका होता है। वो जैसे ही मस्जिद आते हैं तो अपने करीबी जो साथी हैं उसको फॉलो करते हैं। तो उसी पे मैंने एक शॉर्ट सी तहरीर लिखी है। अगरचे मेरी नींद बहुत कमज़ोर है, मगर फिर भी आज सुबह मुझे अम्मी ने ऐसे जगाया जैसे बॉर्डर पर हमला हुआ हो और मैं आखिरी फौजी बचा हूँ। किसी तरह उठते बैठते गिरते फिसलते नाश्ता किया और नहाकर कपड़े बदले और मस्जिद पहुंच गया। चलते चलते दोस्त से पूछा कि आप काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैंने 3 जोड़े बनाए हैं ईद के लिए। मैंने कहा 3, तो क्या एक ही वक्त पे पहने हैं? तो कहते हैं नहीं, अभी एक पहना है, इसको पहले दिन पहन के सो जाऊंगा, दूसरे जोड़ा दूसरे दिन पहन के सो जाऊंगा और तीसरा जोड़ा तीसरे दिन पहन के सो जाऊंगा। और उम्मन यही होता है कि लोग ईद के दिन सोते रहते हैं। बहरहाल मैं मस्जिद पहुंचा। मस्जिद में पहले से ही काफी रश था। मैं एक दीवार के साथ ठेक लगाकर बैठ गया और खुतबा सुनने लगा। मौलवी साहब की आवाज आहिस्ता आहिस्ता मदम होती गई और यूं मैं उधर ही ढेर हो गया। ख्वाब में देखा कि मैं किसी जगह गया हूं और एक बंदा मुझे पकड़कर बार बार झंझोड़ रहा है और कह रहा है उठो उठो नमाज पढ़ो। और मैं बारहा इसे यकीन दिला रहा हूं कि साहब मैं नमाज पढ़ चुका हूं, और वो थे कि मेरा यकीन नहीं कर रहे थे। उसने मुझे गिरबा से पकड़ा और जोरदार थप्पड़ रसीद किया, जिसके दर्द से मैं चिल्ला उठा और आंख खुल गई। बाकी तो आपका, मगर वो थप्पड़ हकीकत में लगा था और मैं खुतबा सुनते सुनते सो चुका था। मैं जल्दी से सब में कला हुआ। दाएं जानिब का कला बंदा मुझे दौड़ रहा था, तो जल्दी से बाएं जानिब देखा तो वो भी नजरें जमाए हुए था। मैंने इन दोनों को देखा और वो मुझे देख रहे थे। मैंने पूछा क्या है? मैंने फखर से बोला कि वो दोनों बोले आपको नमाज का तरीका याद है? मैंने फखर से बोला कि बिल्कुल याद है, बस आप मुझे फॉलो करें और कोई फिक्र ना करें। तो मर्द हज़रात को तो पता है, अगर ख़वातीन को शायद नमाज ईद का पता ना हो कि वहाँ पे पहले रकात में 4 तकबीरें होती हैं और उसके बाद नमाज शुरू होती है, और दूसरी रकात में फिर रुकू में जाने से पहले 4 तकबीरें होती हैं और फिर आगे जाते हैं। मैं जल्दी से सब में कला हुआ। अच्छा, अब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई और नियत बांध दी। कुछ सेकंड बाद ही दोबारा अल्लाह अकबर की आवाज गूंजी। मैंने दिल में मौलवी साहब की तेजी को सराहा और रुकू में चला गया। रुकू में गया ही था कि एक और अल्लाह अकबर की सदा आई। ओके, मैंने मौलवी के तेजी को सराहा और रुकू में चला गया। रुकू में गया ही था कि फिर से अल्लाह अकबर की आवाज आई। मैं कोमा में चला गया और चौथे अल्लाह अकबर के साथ में बशमूल मेरे 2 फॉलोअर्स सजदा रेज हो गए। सजदे में ज्यादा ही हैरत की इंतहा न रही जब मौलवी साहब ने सजदा में सूरह फातिहा शुरू की। मैंने धीरे से सर घुमाकर दाएं जानिब वाले की तरफ देखा और उसने मुझे, फिर आहिस्ता से बाएं वाले की तरफ देखा जो पहले से ही मुझे देख रहा था। फिर अचानक जहन में आया, 4 तकबीरें याद आ गई। मैंने इन दोनों को सर के इशारे से वापस उठने का कहा और यूं किस तरह खुद को जाते वापस खड़े हो गए। एक रकात किसी तरह गुजर गया और इनका गलबा फिर से आ गया। मुश्किल से आंखें खोले खड़ा था और अल्लाह अकबर की आवाज आई और मैं रुकू में चला गया। इस बार मौलवी साहब ने फ्री हिट ली और जल्दी जल्दी अल्लाह अकबर बोलता गया और मेरे फॉलोअर्स मुझे फॉलो करने लगे। सजदे में सर जमीन पर रखा तो इंतहा का सुकून महसूस हुआ। इसको नमाज की कबूलियत की निशानी समझी और मजीद सुकून लेने लगा। फिर कानों में दोबारा खुतबे की आवाज आने लगी, जिसको वहम समझकर टकराया और कुछ मिनट बाद मुबारकबादों की आवाजें समाज से टकराई तो होश आया कि मैं तो सजदे में सो गया था और नमाज हो चुकी है। मेरे करीब के बंदे मुझे हिलाने लगे और कोसने लगे कि नमाज में सो गया है कमबख्त। अब मेरे पास एक ही रास्ता था और वो था बेहोशी की अदाकारी करना। एक बंदे ने मुझे कदरे जोर से हिलाया तो मैंने लड़क गया। उसकी चीख निकल गई कि ये तो फौत हो चुका है।
फोर्ट होने की अदाकारी के नताइज खराब निकलते, लिहाजा मैंने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की और हाथ पांव मारने लगा। 2 बंदे मेरे हाथों के तलवे रगड़ने लगे, जबकि 2 पांव के तलवे। मुझे इंतहा की गुदगुदी होती है, मगर 2-3 सेकंड बर्दाश्त किया और सीधा उठकर बैठ गया, मगर जिस्म को ऐसे ढीला छोड़ा था जैसे कब्र से निकल आया हूँ। मेरे इर्द गिर्द काफी लोग जमा हो चुके थे और मैं सर लटकाए बैठा था, और इसी असना में एक खैरख्वाह किसी कंपाउंडर नुमा डॉक्टर को ले आया और बिना कुछ पूछे मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और उसे खतरनाक हद तक कम करार दिया, और मुझे बिना कुछ बोले 1 फुट लंबा इंजेक्शन भर दिया। इंजेक्शन को देखकर मेरा अपना होश जाता रहा, मगर जल्दी से उठकर कहा कि मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन की काफी जिद की, मगर 2 बंदों के कंधों पर हाथ रखकर मैं मस्जिद से बाहर निकल आया और 9-2-11 हो गया। अब सुबह से घर में अयादत वालों का तांता बंदा है और मैं बिस्तर पर विराजमान हूँ। अब मेरे 2 फॉलोअर्स की तरफ से धमकियां मिल रही हैं कि इनके सामने ना हो। लो, बंदा नेकी भी नहीं कर सकता। पटना दिया आपने यार। हकीकत है कि एजाज साहब माहिर हशरात है, लेकिन हश बर्बा कर देते हैं, उससे कोई इनकार नहीं। तो मुझे खुशी है आज किसी ने कुछ सवाल नहीं पूछा, वरना यकीन करें इनके जवाब इतने बड़े होते हैं कि साहब बहुत लगते हैं, छोटे-छोटे मुझे इनके यार। और अच्छा वो इन्होंने शहद की बात नहीं की, वरना अगर शहद की बात करते ना तो ये आ जाते शहद की मक्खियों पर। तो मैंने अपना मंजन बेचना। अब मसला ये है कि पढ़ने वाले खासे लोग हैं तो सुनने वाले भी खासे लोग हैं। हमारे एक दोस्त हैं, नए आए हैं, लेकिन बहुत से बोलते हैं, बहुत से पढ़ते हैं, शायरी भी करते हैं। और अगर जिस दिन वो एक शेर ना भेजे तो समझ लो अपनी 10 तक का सफर जो है वो बदहजमी का शिकार हो जाएगा। मैं बुला रहा हूँ अयूब इस्माइल साहब। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वक्त कम है, अब मैं खुद भी खासा वक्त ले रहा हूँ। नहीं, मैं वैसे कम ही पढ़ूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयूब इस्माइल है। फेसबुक पे ही कॉलम वगैरह और उसी में नसर और शायरी दोनों लिख लेता हूँ। सही। हमजा नामा के उन्वान से एक सीरीज चल रही है, उसके अलावा कभी कभी खुद कलामी के हिसाब से भी लिख देता हूँ। तो एक छोटी सी तहरीर आपको सुनाना चाह रहा था। तवज्जो और गर्ज के माबेन। हर इंसान एक दूसरे इंसान की ज़रूरत है, इसी से माशरा तश्कील पाता है। अगर ऐसा ना होता तो सब खुदा बने होते और फिर आपस में लड़कर ही ख़त्म हो जाते। ये गर्ज ही हमें एक दूसरे से बांध कर रखती है, लेकिन यह गर्ज जिंदगी का जुज़ है, कुल नहीं। पर आज के मफाद परस्त माशरे ने इस जुज़ को कुल बना के रख दिया है। अब आपसे उसी वक्त मिलना है जब मुझे आपसे कोई गर्ज है, उसी वक्त रास्ता रखना है जब मेरा कोई काम अटका हो, उसी वक्त बात करनी है जब बात मेरे मतलब की हो। उसके बाद आप एक डिस्पोजल शेप बन के रह जाते हैं। इस्तेमाल किया और नजरअंदाज कर दिया, फिर जरूरत पड़ी एक झूठी मुस्कान दिखाई या पैसे का लालच देके दोबारा अपनी नजर इनायत की और फिर इस्तेमाल करके फेंक दिया। बेहिस लोग या उसके आगे मतलबी लोग, इनके लिए कोई मसला नहीं, मगर हसास दिलों के लिए ये हर बार एक कयामत से कम नहीं होता। हर बार मुंह में एक नया शिगाफ खुल जाता है और अलमिया ये है कि जख्म भरने से पहले नया जख्म खुल जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे से मुस्कान गायब होने लगती है। बाजू शल हो जाते हैं, नजर धुंधलाने लगती है और फिर एक दिन ये दीमक पूरे बदन को चाट जाती है। इस लम्हे से पहले कोई थोड़ा सा वक्त निकाल कर इन जख्मों में तवज्जो का मरहम लगा दे, लफ्जों की फुलझड़ियों से चेहरे की हंसी लौटा दे, अपने सीने से लगाकर जिस्म में दोबारा जान डाल दे, तो कुछ इम्कान है कि ये दीमक कुछ वक्त और दे दे। वरना बकौल शायद पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजात को गम, दोनों को ही अमजद हमने बचते देखा कम। तो गम तो यह है कि तवज्जो के ये मरीज किसी को अपना दुख बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि बकौल शख्स से ये भी कोई मर्ज है वाला। उन्हें क्या खबर कि रोटी ना मिलने से सिर्फ बदन मरता है, मगर तवज्जो ना मिलने से रूह भी मर जाती है। और फिर ये जिंदा लाशें किसी दिन हकीकत में जिस्म छोड़ जाती हैं और लोग हसरत हैरत से एक दूसरे से पूछते हैं, अरे ऐसे क्या हुआ, ये तो बहुत हंसता मुस्कुराता शख्स था।
कोई कमी भी नहीं थी, मगर इसका जवाब ना मुर्गा दे सकता है और जिंदा लोग, उनके पास तो वक्त ही नहीं। सही, छोटी नज्म आपके सामने है। ख्याल के दरीचों से, सोच की दरारों से झांकती है रोशनी सी अब खिले किवारों से। रोशनी भी बोलती है, राज सारे खोलती है, जिंदगी के पानियों में एक कहानी डोलती है। बात किससे कीजिए, राज किससे बोलिए, बात किससे कीजिए, राज किससे बोलिए, कोई भी महरम नहीं है, चुप हुए फिर रोलिए। लोग तो पूछा करेंगे एक तमाशा जानकर, इन्हें कोई मतलब नहीं, छेड़ते हैं जानकर। खुद पर जो बीतेगी तो फिर समझ में आएगा, अपने जख्मों का ये रोना हर जगह ही गाएगा। वक्त का ये खेल है, खेल वो भी जीत का, वक्त का ये खेल है, खेल वो भी जीत का, हार के भी खुशी दिखना फैसला है रीत का। मैं तो बंद करने चला हूँ सारे दर ख्वाब के, मैं तो बंद करने चला हूँ सारे दर ख्वाब के, इनमें पानी तक नहीं है, काफिले सब शराब के। 4 दिन की जिंदगानी फिर गुजर ही जाएंगे, 4 दिन की जिंदगानी फिर गुजर ही जाएंगे, रूह तो कब से गई है, तन से भी मर जाएंगे। शुक्रिया। अभी आपने अय्यूब इस्माइल साहब को सुना। शब्द अय्यूब मशहूर है, सुनने वालों के लिए भी, सुनाने वालों के लिए भी। आप यकीन जानिए, अय्यूब इस्माइल साहब से मेरा बहुत ज़्यादा एतमाद है और मुझे यकीन है कि मैं जो उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ सिर्फ मिजाज पैदा करने के लिए, वरना इसके अलावा कुछ गुंजाइश होती नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम कर रही है कि खवातीन हमारे यहाँ कम हालांकि शुरू आपने किया था और वो इसकी वगैरह सुनना है, वहाँ रहेंगी इंशाल्लाह। खवातीन का आना इस मरतबा बहुत हुआ था, इस मरतबा 2 खवातीन है, पीछे 2-3 और बैठे हैं। तो अब इस वक्त हमारे पास वाइफ खातून है जो पढ़ सकती है मुस्कुरा के, और जिन्हें सुनकर हम मुस्कुरा सकते हैं, तो वो शायरा महमूद साहिबा है। दावा दे रहा हूँ शायरा महमूद साहिबा को। ये तो राज की बात है। अस्सलाम वालेकुम। नीचे करो जी। ठीक है, उन्होंने सर ने मेरा तारुफ कराया तो मैं इधर उधर देख रही थी कि किसके मुतालिक कहा जा रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को अदब के मैदान का कोई ख़ास खिलाड़ी तो नहीं समझती हूँ। बस चंद टूटे फूटे अल्फाज लिख लेती हूँ तो उसको लोग सराहते हैं तो मुझे खुशी होती है, दिल में एक खुशी का एक एहसास सा पैदा होता है। एक नन्हा सा पौधा है जो पहले बीज था, पौधा है, उसमें से पत्ते खिलेंगे, फूल निकलेंगे। तो ये एहसास मुझे लगता है कि शायद ये मेरी अचीवमेंट है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैंने एक तहरीर लिखी थी फेसबुक पे, ये अपने बेटे के हवाले से। होता ये है कि घर में छोटे छोटे से वाक़यात होते हैं, या घर में भी या बाहर भी, वो इंसान बाहर जब निकलता है तो उसको जो जो कदम कदम पे चीज़ें नज़र आती हैं, इंसान नज़र आते हैं, या कोई वाक़यात दिखाई देते हैं, जो हसास दिल इंसान होता है वो इन वाक़यात को बहुत गहरी नज़र से देखता है और उनको उसके ज़रिए तजर्बात हासिल करता है, मशाहदात के ज़रिए तजर्बात हासिल करता है। तो छोटे साहबजादे के मुतालिक लिखा था, वो कमरे में काम कर रहे थे तो मैंने उनके बारे में, यह है सबसे छोटे साहबजादे उमर फारूक, उनसे अपना दोस्ती का रिश्ता है। अभी चाय मांगी, जब तैयार करके मैं देने लगी तो रूम लॉक करके कंप्यूटर पर कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो पूछा कौन।
मैंने जवाब में चाय वाले की आवाज़ लगाई जो रेलवे में चाय फरोख्त करते हैं। चाय वाले, चाय ले लो, घर की बनी चाय, खालिस दूध की बनी चाय, कड़क चाय। साहबजादे मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकले और कहकहा लगाते हुए चाय ले ली। मैं भी हंस पड़ी। इस हंसी में हम दोनों के आसाब और घर का आंगन तरोताज़ा हो गया। अपने बच्चों के साथ लाड प्यार और हंसी मजाक का सिलसिला अच्छा रहता है। दोस्तों की कमी घर के अफराद से गपशप करके किसी हद तक पूरी की जा सकती है। मुझे याद है हमारे वालिदैन हमसे सख्त गिर रवैया रखते थे, क्योंकि उस दौर में यही दस्तूर था कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ एक फासला रवा रखते थे। तो उसकी वजह से हमारे दिल में कई बातें दबी रह जाती थी। हम उनसे लाड नहीं कर पाते थे, उन्हें सॉरी नहीं कह पाते थे और अपने साथ होने वाले मसाइल उन्हें बता नहीं पाते थे, जो आगे चलकर मजीद गंभीर हो जाते थे। बच्चों से एक हद तक लाड प्यार उन्हें बिगाड़ता नहीं, हमारा दोस्त बनाए रखता है। फिर एक दिन जब ये बच्चे यके बाद दिगरे अपने करियर या शादी की वजह से अलग हो जाएंगे तो हम इन खुशगवार यादों को सोच के मुस्कुराया करेंगे। थैंक यू सो मच। ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं तो एक आर्टिकल लिख कर लाया था, लेकिन अब ये मोहम्मद इकबाल दीवान साहब मौजूद नहीं है, तो ये मैं उन्हें पोस्ट कर दूँगा ताकि उन तक पहुँच जाए। उनकी एक किताब है वो वर्क था दिल की किताब का। इसके ऊपर मैंने नसरी नज़्म कही है जो कि उनके टाइटल हैं अफसानों के, उन टाइटलों को मुख्तलिफ अंदाज में जोड़ा है। अल्फाज सारे उन्हीं की है, मैंने थोड़ी सी उनकी तरतीब चेंज की है और कुछ उसमें इजाफा किया है। मुलाज़ा फरमाएं। दिल की किताब का आखिरी वर्ग। पहलुए गुल में कभी खार ने सोने न दिया, मेरी गली में आज फिर चांद निकला है जो फिर किसी रात आन मिलेगा। पहलुए गुल में कभी खार ने सोने न दिया, मेरी गली में आज फिर चांद निकला है जो फिर कभी रात आन मिलेगा। मेरी कहानी ज़बान के इंतज़ार में है जो छू गई मेरा जिस्म, सब उसी जुल्फ़ के असीर हैं। उस परी विश्क की कहानी मेरी ज़बानी ना पूछिए। मेरा कोई दावा है, मेरा कोई दावा नहीं, कोई इकरार नहीं। ये दिल दोस्ता निशाना, ये शबाब का ज़माना, और तेरे हिजर में मौत ना आई मगर मैंने आसमान पर ये कदम रखे झूम के कि तू मेरा आखिरी कहका हो। मेरी कहानी का, दिल की किताब का तुम आखिरी वर्क हो कि तू मेरा आखिरी कहका हो। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूँगा कानवर शहजाद साहब को जो खूबसूरत तहरीर अपने अंदाज में पेश करेंगे। दावत देता हूँ कानवर शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। ऊपर आइए। इस तख्ते पर खड़े होकर बचपन याद आ गया जब नाई की दुकान पर एक तख्ता लगाया जाता था कुर्सी पे और फिर बिठा दिया जाता था। वैसे मैं फरनूद लेकर आया था क्योंकि पिछले माह जॉन की गालिबन बरसी थी और दिसंबर उनकी जो है वो गालिबन पैदाइश का महीना है। हाँ, अभी 2-3 दिन कबल की बात है कि उनका दिसंबर में विलादत हुई थी और नवंबर में उनका इंतकाल हुआ था गालिबन, और शायद वो इतना ही जिए थे। बहरहाल मैं इस पर अभी कोई गुफ्तगू करना नहीं चाहूँगा। ये है फरनूद, इसके सिर्फ मैं आपको
इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये इंशाइये और मज़ामीन हैं जॉन के, और जॉन नस्र में भी उतना ही कमाल रखते थे जितना कि उनकी शायरी को हम लोग पढ़कर लुत्फानंदोज होते हैं। तो बहरहाल एक इस डाइस को देख के सबसे पहले तो मुझे अपना ज़माना तालिब इल्म भी याद आ गया जब हम तकारीर किया करते थे, और उससे ज़्यादा मुझे अपने वालिद साहब याद आ गए क्योंकि सियासी और समाजी तकारीर में वो हमेशा मेज़बानी किया करते थे, तो हमेशा इस डाइस के पीछे ही देखा उन्हें। तो उनके इंतकाल के बाद मैंने एक छोटी सी तहरीर लिखी थी, वक्त की कमी की वजह से वो मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। रात अस्पताल में गुजार कर 28 रमज़ान 2017 की सुबह घर पहुंचा और आकर सो जाने की नाकाम कोशिश करता रहा। आंख लगे घंटा ही हुआ होगा, बहन ने उठाया कि मामू आए हैं। मैं समझ ही नहीं सका कि क्यों आए हैं, और आए भी हैं तो मुझे क्यों उठा दिया, रात भर का जागा हुआ हूँ। मामू के पास आया तो उन्होंने कहा चलो अस्पताल चलना है। मैं मामू की आवाज़ और अंदाज से सारी बात समझ गया, लेकिन वालिदा का चेहरा देखने की ताब न थी, तो अपनी सांस अपने सीने में दबाकर आंखों से निकलने न दी और कहा चले। अम्मी ने कहा क्यों ले जा रहा है मुदस्सिर को? मैंने अम्मी से कहा कि कुछ कामों का सिर्फ मुझे ही इल्म है, और कहकर बाथरूम में घुस गया। नलका और आंखों से जारी पानी से मुंह धोकर बाहर निकला और बहन से हिम्मत करके कहा कि घर की सफाई सुथराई निपटा लो। बहन ने, जिसे अब्बू ने हमेशा बहुत हौसला और हिम्मत का दर्ज दिया है, उसने नम आंखों से सर हिला दिया और मामू के साथ निकल पड़ा। पूरे रास्ते मामू मुझे ना जाने क्या क्या समझाते रहे, और मैं जानते हुए भी दुआ करता रहा कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, मगर अब्बू इस जहान फानी से कूच कर चुके थे। पप्पा, मैं अपने वालिद साहब को पप्पा कहता था, पप्पा मैं बहुत परेशानी में आपके मशवरों के लिए तरस जाता हूँ। मेरी दिमागी कश्मकश कभी कभी मुझे दीवारों से सर टकराने की हद तक ले जाती है, मगर आपसे मिलने वाले हिम्मत, खुदा की रहमत का यकीन और मेरे मुश्किल वक्त में आपके हौसलों से भरपूर जुमले मुझे फिर ताकत अता कर देते हैं। आपने हमेशा सिखाया कि अगर खुदा पर यकीन रखते हो तो ये भी यकीन रखो कि वो जो करता है हमेशा अच्छा करता है। ये किस्मत का झांसा हमें सिर्फ अपनी कोताहियों को खुदा के नाम से मंसूब करने के लिए दिया गया है, क्योंकि अपनी कामयाबी पर हम बकरी की तरह मैं शुरू कर देते हैं। खुदा से मोहब्बत का ऐसा दर्स या तो सिर्फ खुदा ने दिया या फिर आपने। यार ये सच कहने और मादियत की दलदल में पाँव ना डालने की आदत जो आपने पुख्ता करवा दी है ना, ये बड़ी तकलीफ देती है। ये माता परस दुनिया हंसती है या झड़क कर दूरी इख्तियार कर लेती है। खैर छोड़े, बहुत रो लिया। आपकी बेटी की इंशाअल्लाह इसी बरस शादी हो जाएगी, और आपकी दुआएं और दी गई हिम्मत से इस कार्य खैर को भी खुश असलूबी से निपटा दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपकी तरह गंजा भी हो गया हूँ, मगर अभी आगे की झालर की वजह से बीच का रेस्टोरेंट छूट जाता है। मुझे यकीन है कि आप जन्नत में बहुत खुशी से जिंदगी बसर कर रहे होंगे। वैसे ये 70 नूरों की क्या कहानी है, कभी बताएं, अम्मी को नहीं बताऊंगा। चले फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। वो कहते हैं आई एम लास्ट बट नॉट लीस्ट। अच्छा जो है वो एक किताब है सरदार ताहिर साहब की, जो है वो वर्ल्ड क्लासिक्स बुक्स, यानी जो 100 किताबें हैं दुनिया की, 100 अजीम किताबें बुक कॉर्नर वालों की जानिब से शाये हुई थी। तो उसमें एक किताब है, एक जो है वो फ़िलासफ़र हैं, फ़लसफ़ी थे, फ्रीडरिक नीत्शे। वही नीत्शे जिसके मतलब इकबाल ने कहा था अगर होता वो मजसूब फ़रंगी उस ज़माने में, तो इकबाल समझाता कि मकाम किबरिया क्या है। तो फ्रीडरिक नीत्शे की जो किताब उसमें जो है वो इको होम, तो उसमें एक जुमला है, क्या मेरी बात समझ ली गई है, ये जुमला फ्रीडरिक नीत्शे की है। तो उसमें से मैं सिर्फ एक छोटा सा एक इक़्तिबास रखता हूँ, ये है क्योंकि सोशल मीडिया में आम तौर पर मज़हब, साइंस, सियासत, इल्हाद, ये जो कशमकश है और इसकी जो बहस है वो तो जारी है। बहुत सारे लोग अपनी जो बात है वो लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों को कायल करने की कोशिश भी करते हैं। उस किताब में एक जुमला है
कि बाज़ लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उनके समातों को अच्छा लगे। यानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाज़ लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनके समातों को अच्छा लगे। तो उसमें से एक इक़्तिबास मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो चूँकि वक्त कम है मैंने सिर्फ इतना ही और एक छोटे से नज़्म आप सबकी जो है वो समातों की इजाज़त से। मुज़महिल चश्म नम बेकरे रंज गम, मेरी दहलीज पे रखा था उसने कदम, सहमी सहमी निगाहें झुकाए, मुंह में आंचल का कोना दबाए, आधी सोई हुई आधी हुई, रात भर की लगती थी वो रोई, धीरे धीरे कदम बढ़ाते पास आई मेरी ललचाते हुए, कहा वक्त मुश्किल है वाओ कोई सहारा नहीं, मैं वो कश्ती हूँ जिसका कोई किनारा नहीं, अपना ना कोई मददगार है, एक माँ है जो बरसों से बीमार है, एक पैसा नहीं है दवा के लिए, कुछ मदद मेरी कर दो खुदा के लिए, वरना मेरी बीमार माँ मर जाएगी, मुझ पे क़यामत गुजर जाएगी। न जाने वो क्या क्या वो कहती गई, दिल की आवाज़ वो अश्कों से बहती गई, मैंने कहा है जब की सताई हुई और फिर मेरे घर में आई हुई, माल के बदले उससे धाम हो जाएगा, हाँ बात बन जाएगी काम हो जाएगा। थी अजब कशमकश बात कैसे करूं, सोचता था इजहार जज्बात कैसे करूं, कि आंखों आंखों में खोल कर उसने मुझे झोंका दिया ये बोल कर कि काम अब मुझ पे कोई भारी नहीं, मेरी इस्मत मुझे माँ से प्यारी नहीं, न जाने वो क्या क्या वो कहने लगी, दिल की आवाज होशों से बहती गई, नजर सानी की जो उसकी आलात पर एक बोझ से पड़ गई मेरे जज्बात पर, मेरी दिल की दुनिया में इंकलाब आ गया, अपनी नीयत पे मैं खुद ही शर्मा गया, सर नदामत से झुकाए आगे बढ़ा, आपसे शाम पर रखे कहा बीवी माल गुजर का मेरे घर में अंबार है, ले ले दौलत तुझे जितनी दरकार है, पर तेरी पाकिज़गी हो मुबारक तुझे, तेरी दूशीज़गी हो मुबारक तुझे, लब पे हर्फ़े गलत फिर ना लाना कभी, मैं बुरा हूँ मेरे घर ना रखो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुनीब, और आपने वाकई में सही कहा कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ने परत से एक समा बांध लिया। अच्छा, अब इस नशिस्त का बाकायदा इख्तिताम करते हैं हम। आप सब हाज़रीन का बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और इस महफ़िल को कामयाब किया। आज ये मेरे ख्याल में पिछले 3 सालों में पहला मौका है कि कोई नशिस्त हुई है और जिसमें आमना मौजूद नहीं है, अगरचे कि वो बरकी राब्ता तो उनसे था, लेकिन ये है कि भरपूर नशिस्त रही, सब दोस्तों ने बहुत अच्छा इसे कंडक्ट किया, और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा अज़हर हुसैन अज़मी भाई का और काजिम भाई का, जिन्होंने इंतज़ामात में मेरे शाना बशाना खड़े रहे और मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अहमद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप बड़े